हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज जो हम वीडियो कर रहे हैं उस वीडियो के अंदर आप समझेंगे कि कैंसर सेल्स जो हैं वो नॉर्मल सेल से डिफरेंट कैसे होते हैं। नॉर्मल सेल्स जो होते हैं यानी कि जिनके अंदर रेगुलर एपोप्टोसिस हमें देखने को मिल रही है, और कैंसर सेल्स जो कि मर नहीं रहे हैं, जिनके अंदर एपोप्टोसिस नहीं हो रही है और वो जो है रेगुलरली जो है डिवाइड कर रहे हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि हम सिर्फ ये ही डिफरेंस नहीं होता है नॉर्मल सेल्स में और कैंसर सेल में। कैंसर सेल और नॉर्मल सेल में बहुत डिफरेंट जो है हमें सिनेरियो देखने को मिलता है, तो अब हम उसे समझेंगे। यहाँ पर हम जो रेड कलर में जो पॉइंट्स लिखेंगे वो नॉर्मल सेल्स के होंगे, एंड जो ग्रीन कलर में हम पॉइंट्स लिखेंगे वो कैंसर सेल्स के होंगे। तो चलिए समझते हैं। इन नॉर्मल सेल्स, नॉर्मल सेल के अंदर क्या प्रेजेंट होगा? सेल टू सेल कनेक्शन प्रेजेंट होगा। सेल टू सेल कनेक्शन एंड ईसीएम यानी कि एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स प्रेजेंट होंगे। ये जो है नॉर्मल सेल्स का सिनेरियो है कि उनके अंदर जो है एक सेल का दूसरे सेल के साथ कनेक्शन भी प्रेजेंट होगा और वहां पर जो है एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स भी प्रेजेंट होगी। लेकिन यदि हम बात करते हैं कैंसर सेल्स की, कैंसर सेल्स को हम ग्रीन कलर से लिखेंगे। कैंसर सेल्स जो है उनके अंदर सेल टू सेल कनेक्शन और साथ ही साथ एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स जो है वो एब्सेंट होंगी, क्योंकि जो कैंसर सेल होते हैं वो कभी भी जो है दूसरे सेल्स के साथ जो है कनेक्ट नहीं करते, दूसरे नॉर्मल सेल्स के साथ जो है कनेक्ट नहीं करते। क्योंकि यदि वो कनेक्ट करके रखेंगे तो वो सेल जो आसपास के जो सेल होते हैं वो प्रोलिफरेशन नहीं होने देंगे, वो सेल डिवीजन नहीं होने देंगे। दैट इज जो है एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स से और सेल टू सेल जो कनेक्शन है कैंसर सेल में वो एब्सेंट होता है, तभी जो है वो रेगुलर प्रोलिफरेट कर सकते हैं। अब हम आगे समझते हैं कि नॉर्मल सेल्स जो है, नॉर्मल सेल्स रिक्वायर्स ग्रोथ फैक्टर्स। जो नॉर्मल सेल्स हैं उन्हें डिवाइड करने के लिए, उन्हें सेल डिवीजन परफॉर्म करने के लिए एक स्टिमुलस जो कि होता है ग्रोथ फैक्टर, जैसे कि एपिथेलियल ग्रोथ फैक्टर और डिफरेंट टाइप के जो ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं हमारे, वो जो है रिक्वायरमेंट होती है नॉर्मल सेल की, उन्हें चाहिए ही चाहिए। अदरवाइज अगर ग्रोथ फैक्टर प्रेजेंट नहीं होगा तो नॉर्मल सेल डिवाइड नहीं करेगा। लेकिन अब हम समझें कि कैंसर सेल क्या होगा यहाँ पर। कैंसर सेल will divide whether, कैंसर सेल जो है डिवाइड करेंगे ही करेंगे चाहे ग्रोथ फैक्टर प्रेजेंट हो या एब्सेंट हो। वेदर ग्रोथ फैक्टर इज प्रेजेंट और एब्सेंट, ग्रोथ फैक्टर हो या ना हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, जो कैंसर सेल है वो डिवाइड करेंगे ही करेंगे। अब यहाँ पर हम समझें अगला पॉइंट जो है हमारा कि नॉन इन्वेजिव होते हैं नॉर्मल सेल्स। नॉर्मल सेल्स आर नॉन इन्वेजिव। नॉन इन्वेजिव से हमारा मतलब क्या है कि जो नॉर्मल सेल्स हैं कभी भी अपनी ओरिजिनल पोजीशन को नहीं छोड़ते। एक बार सेल डिफरेंशिएट हो जाए, एक बार सेल को पता लग जाए कि उसे किस जगह पर क्या काम करना है, उसके बाद नॉर्मल सेल जो है वो अपनी पोजीशन को नहीं छोड़ेगा, वो वहीं पर जो है अपना पूरा लाइफ स्पेन जो है कंप्लीट करेगा। लेकिन यदि हम कैंसर सेल की बात करें तो कैंसर सेल्स आर इन्वेजिव। इन्वेजिव का मतलब कि वो जो है इजीली अपनी जगह छोड़ देंगे, क्योंकि कैंसर सेल्स जो हैं वो ट्यूमर कोज करते हैं और एक बार करने के बाद बॉडी में डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन पर जो है ट्यूमर कोज करते हैं। कैंसर सेल्स जो है वो इन्वेजिव होते हैं, वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन को बहुत आराम से छोड़ सकते हैं। अब यदि हम समझते हैं कि जो रिक्वायरमेंट है, जो मेटाबॉलिक रिक्वायरमेंट है वो नॉर्मल सेल्स की कैसी होगी और कैंसर सेल्स की कैसी होगी। नॉर्मल मेटाबॉलिक रिक्वायरमेंट एंड एक्शन। नॉर्मल सेल्स
हैव नॉर्मल मेटाबॉलिक रिक्वायरमेंट। जो नॉर्मल सेल्स होते हैं उनके अंदर जो उनकी मेटाबॉलिक रिक्वायरमेंट से हम यहाँ पर क्या समझते हैं? मेटाबॉलिक रिक्वायरमेंट से हम समझते हैं कि जो उनकी ग्लूकोज की रिक्वायरमेंट है, जो उनकी एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, वो जो है नॉर्मल होती है, क्योंकि जितना वो काम करेंगे उन्हें उतनी ही एनर्जी चाहिए, उसके अलावा उन्हें ज़्यादा एनर्जी नहीं चाहिए। लेकिन यदि हम बात करें कैंसर सेल की, सॉरी यहाँ पर हम ग्रीन कलर में लिखेंगे कैंसर सेल्स के बारे में। यदि हम बात करते हैं कैंसर सेल्स की, तो कैंसर सेल्स जो है, कैंसर सेल्स इंक्रीज द रेट ऑफ ग्लाइकोलिसिस 200 टाइम्स टू प्रोड्यूस मोर एनर्जी। अब यहाँ पर लॉजिकली हमें एक बात समझनी होगी कि जो कैंसर सेल्स होते हैं वो रेगुलरली डिवाइड करते हैं। रेगुलरली डिवाइड मतलब वो रेगुलर प्रोलिफरेशन कर रहे हैं, उन्हें एनर्जी चाहिए ही चाहिए, क्योंकि एनर्जी नहीं मिलेगी तो वो जो है डिवाइड नहीं कर पाएंगे। तो वो क्या करते हैं कि जो कैंसर सेल्स जो हैं वो अपनी पोजीशन भी छोड़ चुके हैं, तो पोजीशन छोड़ चुके हैं तो वो ब्लड फ्लो के पास है या नहीं है वो डिपेंड करता है। ये क्या करते हैं कि ऑक्सीजन इंडिपेंडेंट जो प्रोसेस होती है, ऑक्सीजन इंडिपेंडेंट हमारी कौन सी प्रोसेस होती है? ग्लाइकोलिसिस की प्रोसेस होती है। उस प्रोसेस के लिए जो है हमें ऑक्सीजन नहीं चाहिए, किसी भी ऑर्गेनिज्म को ग्लाइकोलिसिस की प्रोसेस के लिए ऑक्सीजन नहीं चाहिए। तो उससे क्या होता है कि ये जो है ग्लाइकोलिसिस की जो प्रोसेस है उसके ऊपर ज़्यादा डिपेंड करते हैं कि चाहे इन्हें ऑक्सीजन मिले या ना मिले, ये ग्लाइकोलिसिस पे डिपेंड करने लग जाते हैं। उससे क्या होता है कि पायरुवेट की फॉर्मेशन जो है सेल में होती रहती है, और हर साइकिल जो मैंने वीडियो बनाई हुई है ग्लाइकोलिसिस पे, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, आप वो देख सकते हैं। ग्लाइकोलिसिस में क्या होता है कि 2 ATP की जो है नेट हमें फॉर्मेशन होती ही होती है, तो उन ATPs को जो है एनर्जी के तौर पर कैंसर सेल यूज करता रहता है। इसीलिए इसे जो है ग्लाइकोलिसिस की जो रेट है उसे बढ़ाना पड़ता है, क्योंकि यदि हम बात करें कि ग्लाइकोलिसिस देन पीडीसी देन क्रेब्स साइकिल देन ईटीसी, तो बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा। इसलिए उतना टाइम वेस्ट ना हो, सेल रेगुलरली डिवाइड कर सके, उसे एनर्जी चाहिए डिवाइड करने के लिए, तो ग्लाइकोलिसिस की जो प्रोसेस है उसका जो टाइम्स है वो 200 टाइम्स बढ़ जाती है कैंसर सेल में। तो यहाँ पर ये रीज़न है। अब यदि हम अगले पॉइंट पर चले, तो अब यहीं पर ये इससे रिलेटेड ही पॉइंट होगा कि जो नॉर्मल सेल्स हैं उनके अंदर जो पायरुवेट है उसकी क्वांटिटी कैसी होगी? कम होगी। सो द क्वांटिटी ऑफ पायरुवेट इन नॉर्मल सेल्स इज लेस। क्या हम यहाँ पर क्या समझ सकते हैं कि जो पायरुवेट है, क्योंकि पायरुवेट जो है वो ग्लाइकोलिसिस की जो प्रोसेस होती है उसका एंड प्रोडक्ट होता है। यदि नॉर्मल सेल के अंदर अगर नॉर्मल ग्लाइकोलिसिस होगी तो पायरुवेट की फॉर्मेशन भी कम होगी। लेकिन यदि हम समझें कि जो कैंसर सेल है, इन कैंसर सेल देयर इज हाई क्वांटिटी ऑफ पायरुवेट। पायरुवेट जो है उनकी क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होगी, क्योंकि यदि पायरुवेट यानी कि ग्लाइकोलिसिस जो प्रोसेस है वो बार बार हो रही है, तो पायरुवेट भी जो है बार बार फॉर्म होता रहेगा। यहाँ तक आपने समझ लिया। अब हम आगे चलते हैं कि जो नॉर्मल सेल होते हैं रिलीज VEGF यानी कि वास्कुलर एपिथेलियल ग्रोथ फैक्टर एट द टाइम ऑफ रिक्वायरमेंट। नॉर्मल सेल रिलीज VEGF। VEGF का मतलब होगा वास्कुलर एपिथेलियल ग्रोथ फैक्टर। वास्कुलर एपिथेलियल से आप समझ सकते हैं कि जो ब्लड वेसल्स हैं उनकी फॉर्मेशन के लिए ये ग्रोथ फैक्टर जो है रिलीज किया जाएगा। नॉर्मल सेल्स रिलीज वास्कुलर एपिथेलियल ग्रोथ फैक्टर एट द टाइम ऑफ रिक्वायरमेंट।
सो जब एक सेल को जो है जरूरत होगी वो तभी जो है वीईजीएफ को रिलीज करेगा, वास्कुलर एपिथेलियल ग्रोथ फैक्टर को, ताकि जो है ब्लड वेसल्स की फॉर्मेशन की जा सके। लेकिन यदि हम बात करें हमारे कैंसर सेल की, सो कैंसर सेल जो है वो ऑल द टाइम वीईजीएफ रिलीज करेंगे, क्योंकि इन सेल्स को जो है ऑक्सीजन की ज़्यादा ज़रूरत है, इनको एनर्जी की ज़्यादा ज़रूरत है। ऑक्सीजन होगी तभी ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन हो सकेगा प्रॉपरली, क्योंकि ग्लाइकोलिसिस से क्या होता है, पार्शियल ऑक्सीडेशन होता है। सो प्रॉपर ऑक्सीडेशन हो सके, पूरा ऑक्सीडेशन हो सके, इसलिए सेल्स को ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। सो कैंसर सेल्स रिलीज VEGF ऑल द टाइम। सो ये जो है ऑल द टाइम जो है VEGF रिलीज करेंगे, और ऐसा इसलिए करेंगे ताकि जो सेल हैं वो नए ब्लड वेसल्स की फॉर्मेशन हो सके उसके आसपास, उसे जो है रेगुलर ब्लड सप्लाई मिले, ब्लड सप्लाई मिलेगी तो ऑक्सीजन मिलेगी, ऑक्सीजन मिलेगी तो वो जो है प्रॉपर अपनी जो हम कह सकते हैं कि प्रॉपर ऑक्सीडेशन की प्रोसेस हो सकेगी। यदि हम नेक्स्ट पॉइंट को समझते हैं यहाँ पर, तो नेक्स्ट पॉइंट में क्या होगा कि जो कॉन्टैक्ट इनहिबिशन है वो प्रेजेंट होगी। अब कॉन्टैक्ट इनहिबिशन को समझते हैं, अभी इसके बारे में हमने पॉइंट ऊपर समझा है। सो नॉर्मल सेल्स, अब मैं रेड कलर जो है हमारा आपको पता ही है कि नॉर्मल सेल्स के बारे में हम लिख रहे हैं। सो कॉन्टैक्ट इनहिबिशन प्रेजेंट, ठीक है, जो कॉन्टैक्ट इनहिबिशन है वो प्रेजेंट है, यानी कि यदि एक सेल, एक नॉर्मल सेल जो है दूसरे नॉर्मल सेल के कांटेक्ट में रहेगा तो वहां पर जो है प्रोलिफरेशन को जो है रोका जा सकेगा। सो कॉन्टैक्ट इनहिबिशन, कॉन्टैक्ट करके इनहिबिट करेंगे प्रोलिफरेशन को, समझ रहे हैं आप। और यहां पर यदि हम कैंसर सेल्स की बात करें तो कॉन्टैक्ट इनहिबिशन एब्सेंट होगी, ठीक है। सो कॉन्टैक्ट इनहिबिशन जो है एब्सेंट होगी, क्योंकि कैंसर सेल्स का सीधा सा एक मकसद होता है कि उन्हें डिवाइड ही डिवाइड करना है, दैट्स इट। सो यहाँ पर कॉन्टैक्ट इनहिबिशन वो होने नहीं देंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि कॉन्टैक्ट इनहिबिशन यदि हो गया तो वो प्रोलिफरेट नहीं कर पाएंगे। दैट इज वाई जो कैंसर सेल्स होते हैं उनमें सेल टू सेल कॉन्टैक्ट या फिर जो एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स से कॉन्टैक्ट है वो खत्म कर दिया जाता है उसी वक्त पर, जैसे ही वो कैंसर सेल में कन्वर्ट होते हैं। अब यहाँ पर हम नेक्स्ट पॉइंट समझें, ये बहुत सिंपल पॉइंट है कि जो नॉर्मल सेल्स है वो एपोप्टोसिस परफॉर्म करते हैं। नॉर्मल सेल्स परफॉर्म एपोप्टोसिस। सो ये जो है नॉर्मल सेल्स जो है एपोप्टोसिस परफॉर्म करते हैं, लेकिन जो कैंसर सेल्स हैं वो एपोप्टोसिस परफॉर्म नहीं करते, तभी जो उनकी लाइफ स्पेन है वो इनडेफिनिट होती है। सो कैंसर सेल्स will not perform apoptosis। अब यहाँ पर हम और समझते हैं आगे, जो नेक्स्ट पॉइंट होगा कि जो यहाँ पर नॉर्मल सेल्स होंगी उनके पास टीलोमरेज जो है वो एब्सेंट होगा। सो इन नॉर्मल सेल्स टीलोमरेज इज एब्सेंट। और यदि हम बात करते हैं यहाँ पर कैंसर सेल्स की, सो इन कैंसर सेल्स टीलोमरेज इज प्रेजेंट। सो ये भी बहुत एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि टीलोमरेज क्या है। टीलोमरेज क्या है कि जो हमारे क्रोमोसोम्स होते हैं, क्रोमोसोम्स का जो एंड पार्ट होता है, जो बिल्कुल कॉर्नर वाला पार्ट होता है, हम उसे टीलोमियर कहते हैं। और टीलोमियर जो है, जितनी बार जो डीएनए रेप्लिकेशन होती रहती है किसी सेल में, उस सेल के क्रोमोसोम्स का जो टीलोमियर है वो कम होता रहता है। और टीलोमरेज का काम ये होता है कि उस, या फिर हम बिल्कुल आपको लेमैन लैंग्वेज में यदि मैं समझाऊं आपको, तो आप देखिए यहाँ पर स्ट्रक्चर को। सो मान लीजिए ये क्रोमोसोम है, ठीक है, और ये जो पार्ट है इसका ये टीलोमियर है। सो होता क्या है कि जब जब जैसे मान लीजिए यहाँ पर डीएनए रेप्लिकेशन हुई, डीएनए रेप्लिकेशन होने के बाद जो टीलोमियर है उसका पार्ट जो है कम हो गया, उसके बाद फिर से हुई, उसके बाद जो टीलोमियर है वो फिर से कम हो गया।
तो लास्ट में क्या होता है कि किसी भी सेल के अंदर, ये नॉर्मल सेल्स के अंदर होता ही होता है, कि जैसे जैसे डीएनए रेप्लिकेशन होती रहती है, बार बार डीएनए रेप्लिकेशन होती है, तो उससे क्या होता है कि टीलोमियर का पार्ट जो है वो कम होता रहता है। और जब टीलोमियर का पार्ट बिल्कुल कम हो जाता है, तो वहां पर उसके बाद वो जो सेल है वो डिवाइड नहीं कर पाती, वो सेल डीएनए रेप्लिकेशन नहीं कर पाती। ठीक है। यहां पर आपने समझा कि टीलोमियर का क्या काम था। टीलोमियर वैसे क्रोमोसोम की प्रोटेक्शन के लिए प्रेजेंट होता है, और जो डीएनए रेप्लिकेशन की प्रोसेस है जब ये होती है बार बार, तो यहाँ पर टीलोमियर का कुछ पार्ट कट होता जाता है, उसके बाद फिर से कट हो गया यहाँ पर, उसके बाद फिर से कट हो गया यहाँ पर, लास्ट में क्या हुआ कि यहाँ पर टीलोमियर का पार्ट बिल्कुल भी नहीं बचा। अब समझने की बात है, ध्यान से सुनिएगा। टीलोमरेज का काम ये होता है कि यदि यहाँ पर डीएनए रेप्लिकेशन हुई और यहाँ पर टीलोमियर कटा, तो टीलोमरेज यदि यहाँ पर आ जाएगा, टीलोमरेज यदि यहाँ पर आ जाएगा तो वो इस पार्ट को फिर से बढ़ा देगा। वो यहाँ पर ऐसे इस तरीके से रेप्लिकेशन होगी, यहाँ पर वो उसकी एक सेपरेट वीडियो बनेगी। तो आपको बस सिर्फ मैं एक बेसिक समझा रहा हूँ कि टीलोमरेज कैसे काम करता है और क्या काम करता है। टीलोमरेज का काम ये है कि टीलोमियर जो है, जो कि कम हो चुका है, जो कि कट हो गया था यहाँ से डीएनए रेप्लिकेशन के बाद, उसको फिर से ज्वाइन करवा दे, ताकि उससे होगा क्या कि जो डीएनए रेप्लिकेशन है वो नहीं रुकेगी, डीएनए की कॉपी बनना नहीं रुकेगी, डीएनए की कॉपी बनना नहीं रुकेगी, तो सेल डिवीजन नहीं रुकेगी। क्योंकि सेल डिवीजन किस लिए किया जा रहा है, ताकि जो डीएनए है उसको फर्दर ऑफस्प्रिंग्स में भेजा जा सके, जो डॉटर सेल्स बन रहे हैं उनमें भेजा जा सके। सो यदि यहाँ पर टीलोमियर खत्म हो जाएगा तो डीएनए रेप्लिकेशन नहीं होगी, रेप्लिकेशन नहीं होगी तो सेल डिवीजन का कोई मतलब नहीं होगा और सेल डिवीजन होगी भी नहीं। सो टीलोमरेज का क्या काम है कि सेल डिवीजन कंटिन्यू रहे, डीएनए रेप्लिकेशन कंटिन्यू रहे। दैट इज वाई जो हमारे कैंसर सेल्स होते हैं, वो कैंसर सेल्स जो है रेगुलरली डिवाइड करते रहते हैं और उनके अंदर टीलोमियर जो है कभी समाप्त नहीं होता। वो क्यों नहीं होता? क्योंकि टीलोमरेज प्रेजेंट है यहाँ पर। सो ये जो है हमारा लास्ट पॉइंट था। एक इसके बाद एक और पॉइंट होगा कि जो साइज और शेप है नॉर्मल सेल्स वो अपनी मेंटेन रखते हैं, लेकिन जो कैंसर सेल्स होते हैं उनके अंदर जो है साइज शेप जो है वो चेंज हो जाती है और इरेगुलर हो जाती है। सो ये जो है आपने वीडियो समझी अब इस टाइम पर। सो आप इस वीडियो को दोबारा देखिए, जो पॉइंट्स मैंने नोट करवाए इन्हें अपनी नोटबुक में नोट करिए, इनको रिवाइज करिए, तो आप अच्छे से समझ पाएंगे। और कैंसर की जो है अब रिलेटेड और भी वीडियोज आएंगी, तो उन्हें भी देखते रहिएगा। और ग्लाइकोलिसिस जो का यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है ग्लाइकोलिसिस का, तो उसका मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, तो आप वो वीडियो भी देख लीजिएगा। सो ओके एवरीवन। और सब्सक्राइब के लिए मैंने कभी किसी को कहा नहीं है, करना हो कर देना, नहीं करना तो कोई बात नहीं, बाद में कर देना, लेकिन लाइक जरूर करना। अगर आपने वीडियो देखी है, अगर आपको वीडियो में कुछ पसंद आया है, कुछ समझ में आया है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके जाइएगा। सो ओके एवरीवन, बाय बाय।